ये कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। ये तो कहानी है दो ताकतों के नहीं, दो इच्छा शक्तियों के टकराने की। सोचिए, एक तरफ था सिकंदर जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने निकला था, और दूसरी तरफ थे एक ऐसे राजा जो अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए खड़े थे। चलिए, आज इसी अद्भुत कहानी की परतों को खोलते हैं। और देखिए राजा पोरस ने क्या कहा। हम यूनानी आक्रमणकारियों का स्वागत उपहारों से नहीं बल्कि अपनी तलवारों से करेंगे। क्या बात है। इसी एक लाइन ने आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का टोन सेट कर दिया था। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये तो भारत के स्वाभिमान की गूंज थी। तो चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर, जिसे दुनिया सिकंदर महान कहती थी, वो फारस यानी पर्शियन एम्पायर जैसे विशाल साम्राज्य को रौंदकर एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। और अब उसकी नजरें घूम चुकी थीं भारत की तरफ। जरा देखिए सिकंदर का सफर कैसा रहा था। 334 ईसा पूर्व में फारस पर हमला, फिर 331 में गौगामेला की वो बड़ी जीत, और फिर 327 तक तो वो हिंदू कुश के पहाड़ भी पार कर गया था। मतलब उसकी फौज एक आंधी की तरह बढ़ रही थी। फारस से लेकर हिंदू कुश तक कोई उसे रोक नहीं पाया था। और अब 326 ईसा पूर्व में यह आंधी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ था तक्षशिला का राजा आम्भी, जिसने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, अपना खजाना, अपने सैनिक, सब कुछ दे दिया। यह भारत के गौरव के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन दूसरी तरफ थे पौरव राज्य के राजा पोरस। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी धरती पर कोई विदेशी झंडा नहीं फहराएगा। वो भारतीय सम्मान की रक्षा के लिए आखिरी दीवार बनकर खड़े हो गए। तो अब मैदान सज चुका था। दोनों सेनाएं झेलम नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। उस वक्त झेलम को वितस्ता नदी भी कहा जाता था। और पता है, नदी उस समय पूरे उफान पर थी। मॉनसून का वक्त था, मतलब नदी ने दोनों सेनाओं के बीच एक कुदरती दीवार खड़ी कर दी थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। अब अगर हम फौजों की बात करें तो हाँ, सिकंदर की पैदल सेना थोड़ी ज्यादा थी, उसके घुड़सवार भी ज्यादा थे। लेकिन राजा पोरस के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसका सामना यूनानियों ने आज तक नहीं किया था, और वो थे लगभग 200 युद्ध हाथी। सोचिए, ये उस जमाने के जिंदा टैंक थे, सबसे खतरनाक। सिकंदर को पता था कि हाथियों से सीधी टक्कर लेना खतरनाक है, तो उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? पहले तो अपनी मुख्य सेना से ऐसा दिखावा किया कि वो सीधे नदी पार करने वाले हैं, ताकि पोरस का सारा ध्यान वहीं लगा रहे। फिर रात के अंधेरे और तूफान का फायदा उठाकर वो अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी को मीलों दूर ले गया और एक ऐसी जगह से नदी पार कर ली जहां पहरा नहीं था। मतलब उसने पोरस को दो तरफ से घेरने का प्लान बना लिया था। और बस यहीं से शुरू हुई इतिहास की वो महान लड़ाई, झेलम का युद्ध। सुबह सुबह हुई बारिश ने मैदान को कीचड़ से भर दिया था। जमीन एकदम फिसलन भरी हो गई थी, जो राजा पोरस की सेना, खासकर उनके भारी भरकम हाथियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनने वाली थी। लड़ाई की शुरुआत हुई भारतीय तीरंदाजों के हमले से। उनके पास जो विशाल धनुष थे वो इतने ताकतवर थे कि उनके तीर यूनानियों की शील्ड और कवच तक को भेद रहे थे। सिकंदर की सेना में शुरुआत में ही खलबली मच गई। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब मैदान में उतरे राजा पोरस के वो 200 युद्ध हाथी। बस वो एक पल था जब जंग का पूरा नक्शा ही बदल गया। जरा सोचिए उन चलते फिरते पहाड़ों के बारे में। इतिहासकार लिखते हैं कि वो जीते जागते किले थे। वो सिकंदर की मशहूर फैलेंक्स फॉर्मेशन को तहस नहस कर रहे थे। सैनिकों को अपनी सूंड से उठाकर हवा में फेंक रहे थे, अपने पैरों के नीचे कुचल रहे थे। यूनानी सैनिकों में बुरी तरह से दहशत फैल गई थी। और इस पूरी तबाही के बीच सबसे आगे कौन था? खुद राजा पोरस। वो अपने सबसे बड़े हाथी पर सवार होकर एक देवता की तरह लड़ रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने खुद कई यूनानी कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था। अब सिकंदर समझ गया था कि ये हाथी उसकी सेना को कुचल देंगे, तो उसने फिर से अपनी रणनीति बदली। उसने अपने सबसे तेज घुड़सवारों को किनारों से हमला करने के लिए भेजा, ताकि पोरस की सेना का घेरा टूटे। और उसने अपने सैनिकों को एक खास आदेश दिया: हाथियों से मत लड़ो, उनके पैरों और उनके महावतों यानी उन्हें चलाने वालों पर हमला करो। ये लड़ाई घंटों तक चली। आखिरकार भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन राजा पोरस वो आखिरी दम तक लड़ते रहे।
और यहीं से ये कहानी हार जीत से कहीं आगे निकल जाती है। यहीं से शुरू होता है असली नैतिक विजय का सफर। कहा जाता है कि राजा पोरस के शरीर पर 9 से भी ज्यादा गहरे जख्म थे। वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन उन्होंने ना तो सरेंडर किया और ना ही अपने हाथी से उतरे। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक जख्मी शेर जैसा राजा अपने विजेता के सामने बंदी बनाकर लाया गया है। अब इसके साथ क्या होगा? सिकंदर खुद पोरस की बहादुरी देखकर दंग था। उसने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? और राजा पोरस का जवाब, उनका जवाब इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने बिना किसी डर के पूरे स्वाभिमान के साथ कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये जवाब सुनकर सिकंदर हैरान रह गया। उसने दुनिया जीती थी, बड़े बड़े राजाओं को झुकाया था, लेकिन एक हारे हुए राजा में ऐसा आत्मसम्मान, ऐसा गौरव उसने कभी नहीं देखा था। कह सकते हैं कि उस एक पल में जंग हारने के बावजूद राजा पोरस ने सिकंदर को नैतिक रूप से हरा दिया था। और राजा पोरस के इस साहस का असर सिर्फ उस जंग के मैदान तक ही नहीं रहा। इसका असर बहुत गहरा हुआ, इतना गहरा कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ क्या? सिकंदर पोरस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उनका पूरा राज्य लौटा दिया, बल्कि और भी इलाके उन्हें तोहफे में दिए। दोनों दुश्मन से दोस्त बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिकंदर की सेना ने भारत में जो भयंकर लड़ाई देखी, जिस तरह का प्रतिरोध देखा, उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। और यही इस कहानी का सार है। राजा पोरस भले ही झेलम की लड़ाई हार गए, लेकिन उन्होंने भारत के भविष्य के लिए एक बड़ी जंग जीत ली थी। उन्होंने सिकंदर के विश्व विजय के सपने को भारत की सरहद पर ही रोक दिया। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि बहादुरी का, वीरता का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ जंग का नतीजा है, या फिर ये वो अटूट साहस और आत्मसम्मान है जो सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान को झुकने नहीं देता? शायद राजा पोरस की कहानी इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।